हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्टिविटी सीरीज़। हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई के लिए और बीएससीबी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस पढ़ रहे थे। और इससे पहले हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन देखा, जिसमें पहला रिएक्शन का नाम था कम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा जो था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन हमारे पास मौजूद है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एलिमेंट का वेदर इट इज़ मेटल और नॉन मेटल उसका एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ चेक करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एक्टिविटी सीरीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है। तो एक्टिविटी सीरीज़ इज़ एक्चुअली सीरीज़ ऑफ एलिमेंट, जैसा नाम से ही मालूम पड़ रहा है एलिमेंट का सीरीज़ है ये। और एलिमेंट का सीरीज़ इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वैसे एलिमेंट जैसे जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको टॉप पर रखा जाता है और वैसे एलिमेंट जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उन्हें बॉटम में रखा जाता है। तो हम लोग रिएक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट वेदर इट इज़ मेटल और नॉन मेटल अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी और रिएक्टिविटी। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का गिवन है और इस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पर मेटल है इसलिए ये बोलेंगे हम, या जो एलिमेंट सबसे टॉप पर है इसके बारे में बोलेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव है, और जो एलिमेंट सबसे बॉटम पे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। आप यहाँ देखोगे तो लिथियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव and platinum is least reactive, although I have write only few elements over there. We know that there are 92 elements are there naturally occurring, so we have so many elements or so many metals also. बट यहाँ पर हम लोग जो चुनिंदा मेटल्स जो रिएक्टिव हैं और जिनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में या आपके सिलेबस में, उसी एलिमेंट्स के एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट टॉप पर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट विच इज़ कम इन द बॉटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल। सो लिथियम और पोटाशियम की अगर बात करें तो लिथियम एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, तो हम बोलेंगे लिथियम इज़ मोर रिएक्टिव देन पोटाशियम। सिमिलरली पोटाशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट। इस लाइन को आप पढ़ें, इन रिएक्टिविटी सीरीज मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज प्लेस एट द टॉप वाइल द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज प्लेस एट द बॉटम, इसके नीचे। और सबसे पूरे जो आपका एक्टिविटी सीरीज है मेटल के एक्टिविटी सीरीज में लिथियम सबसे टॉप पर एंड प्लैटिनम सबसे नीचे। तो हमारे पास जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें सबसे पहला एलिमेंट सबसे टॉप पे जो है वो लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम कुछ मेटल्स हैं जिनका एक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इस एक्टिविटी सीरीज में आपको इस एक्टिविटी सीरीज को एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है और उसके नीचे कौन सा है। तो इसको आप सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे, टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। सबसे बड़ा सवाल होता है कि उसको आप याद कैसे करेंगे। तो पहले हमको लगता है कि आप चूँकि इस छोटे स्टैंडर्ड में एलिमेंट के नेम तो आपने पढ़ा होगा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको सारे एलिमेंट्स के नेम पता है एज वेल एज उसका सिम्बॉल पता है। तो एक काम आप ये करेंगे, सारे एलिमेंट का नाम याद करेंगे और नाम के साथ सिम्बॉल पहले समझ लेंगे कि सिम्बॉल कैसे। कैल्शियम का सिम्बॉल आपको पता होना चाहिए कि सी होता है। उसके बाद इस सीक्वेंस में आप एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा ट्रिक है जिस ट्रिक का हम लोग यूज़ करेंगे और इस पूरे टेबल को मेमोराइज करेंगे। एक राइम्स याद करेंगे, एक लाइन याद करेंगे जिसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और हम लिखते हैं लिटिल लिटिल केदारनाथ केदारनाथ का माली या मैनेजर, आप लिखें केदारनाथ का मैनेजर आलू ज़रा फीका सा पकाता यहाँ देखिएगा ता है अबे कॉल मी समथिंग गुड प्लीज़। आपको ये लाइन एक याद लगा लेना है, लिटिल केदारनाथ का मैनेजर आलू ज़रा फीके पकाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि केदारनाथ एक आदमी है
इसका ये छोटा केदारनाथ है, बहुत 3-4 भाई है, सबसे छोटा केदारनाथ है लिटिल केदारनाथ, और उसका मैनेजर है जो आलू पकाता है, तो वो आलू थोड़ा सा फीका पकाता है। तो जब ये बात केदारनाथ सुनता है लिटिल केदारनाथ, तो वो कहता है अभी कॉल मी समथिंग गुड प्लीज़। इस तरह से ना बोल के हम वो किसी और तरीके से बोलो। अब ये लाइन जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो आप एक्टिविटी से लिख देंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे लिटिल, तो लिटिल से आपको एल मिलेगा, एल का मतलब लिथियम हो जाएगा। केदार से आप के लोगे तो ये पोटाशियम हो जाएगा। इसके बाद नाथ से आप Na लोगे, N लोगे, Na ले सकते हो। आपको याद रखना है कि सोडियम हो गया, Ca तो ये कैल्शियम ही हो गया। मैनेजर यानी Mg एक एलिमेंट का नाम इससे कैलकुलेट हो रहा है। एल्युमिनियम Al कैलकुलेट हो रहा है। ज़रा से आप Z ले सकते हो, और चूंकि Z से एलिमेंट का नाम जो होता है वो जिंक सी होता है, सिंबल याद होगा आपको Zn होगा। ठीक है, Fc से एलिमेंट जो होता है वो आयरन होता है, फेरस। और ऐसे एक्चुअली में S से पहले आप याद रखेंगे टीन, तो ये Sn हो गया टीन का सिंबल। अब पकाता है P से स्टार्ट हुआ है, तो सिंबल जो होता है वो लीड होता है, जिसका P भी होता है। उसके बाद है तो इसके लिए तो H हो गया, यानी केदार लिटिल केदारनाथ का मैनेजर आलू ज़रा फीके पकाता है। उसके नीचे अबे कॉल मी समथिंग गुड, तो ए से आपको याद रखना है कि एलिमेंट का नाम कौन सा है, एंटीमनी। एलिमेंट का नाम याद रखना, अभी तक सिंबल चल रहा था, अभी एलिमेंट का नाम याद रखना है। तो ए से एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb। बी से आपको बिस्मिथ स्टार्ट होगा, बी से बोरोन भी होता है, बट बोरोन तो नॉन मेटल है। हम सिर्फ मेटल की बात करें तो बिस्मिथ, बिस्मिथ का सिंबल जो होता है वो Bi होता है, फिर बी होता है। इट शुड बी Bi नॉट Be, इट शुड बी Bi। उसके बाद कॉपर, कॉल मी, कॉल C फॉर कॉपर होता है, C फॉर बोले कैल्शियम भी होता है, तो वो आप पहले यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हम लोग C फॉर कॉपर यूज़ करेंगे। कॉल मी, M से मरकरी होता है, तो मरकरी का हो जाएगा Hg समथिंग। S फॉर सिल्वर मतलब Ag, फिर G फॉर गोल्ड यानी Au, एंड P से जिस मेटल का नाम स्टार्ट होता है वो प्लैटिनम है, मेटल याद रखिएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये लाइन याद हो गया है, लिटिल केदारनाथ का मैनेजर आलू ज़रा सा फीके पकाता है, अबे कॉल मी समथिंग गुड। अगर आपको ये याद हो जाता है, यहाँ ए ही लिख देते हैं, अभी हम लिख रहे थे ना अबे कॉल मी समथिंग गुड, तो बी से कौन सा बिस्मिथ होगा, अबे कॉल मी समथिंग गुड। अगर इस तरीके से आप इसको याद कर लेते हैं तो आप एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसी एक्टिविटी सीरीज को लिखने की, ऑन डिक्रीजिंग देयर एक्टिविटी। तो एक्टिविटी सीरीज हम मेटल के लिए लिखने जा रहे हैं, और हमको लाइन याद हो चुका है, लिटिल केदारनाथ का मैनेजर आलू ज़रा सा फीके पकाता है, कॉल मी समथिंग गुड। तो एक्टिविटी सीरीज हम लोग लिखने जा रहे हैं। एक्टिविटी सीरीज हम जिस तरीके से पढ़े थे उस तरीके से लिखेंगे। लिटिल Li लिटिल का, केदारनाथ का मैनेजर Mg, आलू Al, ज़रा Zn, ज़रा सा यानी S से टीन होगा पहले यानी Sn, ज़रा सा फीके Fe, पकाता है Pb, है मतलब हाइड्रोजन है। अभी तो ए से हम लोग क्या बोलेंगे, ए से हमारे पास हो गया एंटीमनी। तो एंटीमनी तो ए नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे एंटीमनी से पहुंचते हैं हम लोग, एंटीमनी से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट का नाम स्टार्ट होता है, उसका सिंबल लिखते हैं। तो एंटीमनी का हो गया Hb। तो यहाँ से हो गया लिटिल केदारनाथ का माली आलू ज़रा सा फीके पकाता है। उसके बाद अबे बी से बिस्मिथ, कॉल मी समथिंग गुड, कॉपर, कॉल मी यानी मर्क्यूरी, समथिंग सिल्वर Ag, कॉल मी समथिंग गुड Au प्लीज़। तो इस तरीके से आप एलिमेंट का नाम आपने लिख दिया ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी सीरीज। जहाँ पर ये सारे एलिमेंट स्टार्टिंग से दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ये सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जो है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो जैसे ही हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया, यहाँ पर इस बात को मैंने लिख भी दिया है कि एलिमेंट मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन यहाँ है, और ये नीचे जो एलिमेंट आपका एंटीमनी से दिख रहे हैं ये लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। अब इस एक्टिविटी सीरीज का पढ़ने का मेन जो रीज़न था वो एक रिएक्शन समझना था, और इस रिएक्शन का नाम है थर्ड रिएक्शन, जिसका नाम था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट बिफोर गोइंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोगों ने यहाँ एक्टिविटी सीरीज देखा है मेटल का, तो एक थोड़ा सा 4-5 एलिमेंट का नाम है एक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी सीरीज फॉर नॉन मेटल के लिए एक्टिविटी सीरीज को आप याद करेंगे, बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं, जो यूज़ होता है बस वही। ये एक्चुअली में ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल जो होता है
वो ग्रुप 17 के एलिमेंट को ही यहाँ मेंशन करेंगे हम, ग्रुप 17 के एलिमेंट को। तो सबसे पहले ऊपर हम नॉन मेटल के नाम लिखेंगे। नॉन मेटल जो ग्रुप 17 से स्टार्ट होगा वो आपके पास पहले फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, तो ये आपके पास पहला हो जाएगा फ्लोरीन। दूसरा एलिमेंट टॉप से नीचे जो होगा वो होगा क्लोरीन। फिर उसके बाद आपके पास होगा ब्रोमीन, ये ग्रुप 17 का है, इसको हम लोग हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। ब्रोमीन, आयोडीन और फाइनली एस्टेटीन। सिंबल की बात करोगे तो ये F होता है, ये Cl होता है, ये Br होता है, ये I होता है एंड दिस वन इज AT। ऊपर से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है फ्लोरीन होता है, ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी घटता है। इसको भी याद रखना काफ़ी आसान है, आप एक लाइन याद रखेंगे, उस लाइन को हम बोल रहे हैं फॉल्स CBI एक्ट। अगर आपको ये याद है तो आप बिल्कुल एलिमेंट का नाम लिख सकते हो। फॉल्स मतलब F फॉर फ्लोरीन, C फॉर यहाँ पर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन, फॉल्स CBI का बात करें तो ब्रोमीन क्योंकि नॉन मेटल है ये, I फॉर आयोडीन एंड एक्ट AT एस्टेटीन, फॉल्स CBI एक्ट। आप इस तरीके से नॉन मेटल के एक्टिविटी सीरीज को भी लर्न कर सकते हैं। और पहले आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे एक्टिविटी सीरीज पे, फिर आप रिएक्शंस खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। अगला रिएक्शन जो हम लोग के पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग एक और रिएक्शन रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। कॉमन नेम जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिमूव कर देता है जब वो कंपाउंड अपने एक्वस स्टेट में होता है। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। अ रिएक्शन, आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल ज़रूर याद रखेंगे। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its compound in aqueous state। जो कंपाउंड होना चाहिए वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए, यानी कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में नहीं पानी में डिजॉल्व होना चाहिए ये। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे आपके सपोज कीजिए कि आपके पास एक एलिमेंट है A और एक कंपाउंड है BC। इस BC कंपाउंड में ये एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बना है, इट मीन्स ये एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर अगर हम बोलें तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे आपको कि A जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू B। तो ये A जो है इस B को इस BC कंपाउंड से रिमूव करके खुद AC बना लेगा और साथ में B को रिमूव कर देगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A जो है ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव और B जो है वो लेस रिएक्टिव है। ये जो आपके पास B दिख रहा है ये लेस रिएक्टिव है। चूँकि B लेस रिएक्टिव है इसीलिए उसके कंपाउंड से रिमूव हो गया, A ने B को रिमूव करके AC बना लिया और B जो था एलिमेंट वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो गया। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल्स की अगर बात करें हम लोग तो वो होता है, हम लोग इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म भी करते हैं कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का। तो एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर ब्लू होता है और उसमें आयरन नेल या कोई और आयरन ऑब्जेक्ट को जिसका कलर ग्रेइश होता है उसको उसमें प्लेस कर देते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर 2 और 3 आवर्स हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, विच इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। और साथ में जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम होता है, बॉटम के पास आपको रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखता है जो कॉपर होता है। तो इस एग्जांपल को अगर हम लोग लिखना जाएँ तो इस एग्जांपल्स में होता क्या है, आपके पास आयरन नेल जो कि सॉलिड है, उस आयरन नेल से आप रिएक्ट कराते हैं किसको, आयरन नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप डालते हैं CuSO4, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा गलती से लिखा गया है, CuSO4 ये एक्वस होता है,
CuSO4 एक्वस होता है। अब चूंकि आप देखोगे यहाँ से तो Fe और ये कॉपर है, अगर आप ध्यान से कॉपर सल्फेट को देखोगे तो Cu के ऊपर प्लस चार्ज है, SO4 के ऊपर 2 माइनस है, इसके ऊपर 2 प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है। अब ये मेटल है, ये मेटल है, और यहाँ जो आयरन दिख रहा है आपको Fe, ये भी मेटल है। तो ये आयरन जो है ये कॉपर से एक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप एक्टिविटी सीरीज देखोगे तो आयरन कहाँ आ रहा है, आयरन आप देखोगे यहाँ है, और कॉपर जो है वह कहाँ है, कॉपर काफ़ी नीचे है। तो इसका मतलब आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो चूँकि आयरन कॉपर से रिएक्टिव है तो ये आयरन इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को यहाँ से निकाल के अलग कर देगा और ख़ुद वहाँ आ जाएगा SO4 के साथ। तो ये बन जाएगा FeSO4 जो कि एक्वसी होगा, और साथ में कॉपर अलग से मिल जाएगा सॉलिड। इसका कलर, पहले इसका कलर कैसा था इस रिएक्शंस में, तो ये कॉपर सल्फेट, आपको इसको ऐसे नहीं लिखना, आपको इसी फॉर्म में लिखना है। हाँ, आपको सिर्फ दिखा रहे थे, समझा रहे थे। रिएक्शन जो है वो आपको इस तरह से ही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस तरह से ही लिखना है। यहाँ पर इसका कलर जो होता है ये पहले ग्रेइश होता है, इसका कलर जो होता है आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, फिर ये आपको ग्रीन कलर का हो जाता है सॉल्यूशन, और ये आपको रेड ब्राउन कलर का डिपॉजिट मिलता है जो सॉलिड होता है, जो इंडिकेट करता है कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। ये मैंने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा है, आप इसको चाहें तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और लैंग्वेज में आप ये लिखेंगे कि व्हेन, ये पहला एग्जाम्पल आपके पास है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन नेल is placed in blue color solution of copper sulfate, then green color of iron sulfate या ferrous सल्फेट इज फॉर्म्ड। और इस रिएक्शंस को आप एज इट इज याद रखेंगे। रिएक्शंस आपको कुछ से ही करना है, आपके पास Fe प्लस CuSO4 होगा। हम जानते हैं कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, Cu को डिस्प्लेस करके FeSO4 बनाएगा। ऐसा और भी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। जैसे अगर अगले एग्जांपल्स की बात करें तो जब आप इसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप जिंक्स मेटल का टुकड़ा डाल देंगे, जिंक्स ग्रैन्युल डाल देंगे, तो क्या होगा, जिंक्स Zn है, सॉलिड है, इसको आप मिला रहे हैं अगेन CuSO4 में, जो एक्वस है ये बनाएगा, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, टू डिस्प्लेसेस द कॉपर एंड फॉर्म ZnSO4 एक्वस, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, साइड में Zn मिल जाएगा। अगर हम इसकी कलर की बात करें तो कलर जो होता है पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये तो ब्लू होता है, और बाद में जब Zn से ये रिएक्ट करे कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है तो ये भी कैरेक्टराइज होता है बाय द चेंज ऑफ कलर। और जो आपको सॉल्यूशन मिलता है जिंक सल्फेट का, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, जो इंडिकेट करता है कि कॉपर सल्फेट डिकम्पोज हो गया, टूट गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया। दो एग्जांपल है, हम लोग और भी एग्जांपल्स में देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल्स की अगर बात करें और तो अगला एग्जांपल्स आप देखेंगे कि जो आपके पास जो क्लोरीन गैस होता है, जब आप क्लोरीन गैस को पास करेंगे पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, तो व्हेन क्लोरीन गैस is passed through solution of potassium iodide, then colorless solution turns into येलो ब्राउन एक्चुअली में होता है, विच इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो आपके पास सॉल्यूशन है किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। तो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है Ki आपके पास है, एक्वस है। आप इसको रिएक्ट किससे कर रहे हैं, क्लोरीन गैस से, जो कि गैस है। क्या बनेगा, तो देखेंगे तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। हम लोग रिएक्टिविटी थर्मोमीटर में देखेंगे तो क्लोरीन ऊपर होता है, आयोडीन नीचे होता है। ये क्लोरीन आयोडीन को रिमूव करके KCl बना देगा, जो एक्वस होगा, और साथ में इधर की तरफ आयोडीन I2 रिमूव हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, इस तरीके से रिएक्शन होगा।